नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार शुक्ल, शिक्षक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर उन्नाव। गणित विषय में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग सांतत्य एवं अवकलनीयता का भाग 3 लेकर आए हैं और इसमें देखिए शिक्षण बिंदु क्या क्या हैं। भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 भागों में हमने क्या पढ़ा है, सांतत्य के विषय में पढ़ा है और साथ में ही हम लोगों ने अवकलनीयता के विषय में पढ़ा था। किन किन बिंदुओं पर हम लोगों ने देखा कि अवकलनीयता होती है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। और अब देखते हैं हम लोग आज का जो शिक्षण बिंदु है, उसमें है द्वितीय कोटि का अवकलज, रोली का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय और अंत में जो है गृह कार्य बच्चों रहेगा। तो देखते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज में देखिए बच्चों क्या है, हम लोगों ने प्रथम कोटि के अवकलज को पढ़ा था और वो होता था f' बराबर dy/dx। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग f' अगर अवकलनीय है तो उसको हम देखिए, जैसे अगर इसको समीकरण 1 मान लें, जैसा लिखा है वहाँ पर, इसको x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें। तो पुनः जब अवकलन करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं f"x और dy/dx ऑफ dy/dx। तो बच्चों इसको पढ़ा जाता है d2y/dx²। इसे ही हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। आगे देखते हैं बच्चों, इस पर कुछ उदाहरण भी होंगे। जैसा पहला ही उदाहरण है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y/dx² को y के पदों में निकालना है बच्चों। तो देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने प्रतिलोम वृत्ति का किया था, वृत्ति फलन का dy/dx। तो cos इनवर्स x का बच्चों होता है अवकलन 1 - x², -1/√1 - x²। अब देखते हैं हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे इसमें। तो हमारे पास है y बराबर cos इनवर्स x। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों देखिए क्या आएगा, dy/dx, यहाँ पर भी बच्चों रहेगा dy/dx ऑफ cos इनवर्स x और ये आएगा बच्चों माइनस, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सूत्र। अब बच्चों हमें निकालना है d2y/dx²। तो d2y/dx² के लिए क्या करेंगे, हम पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy/dx ऑफ dy/dx और यहाँ पर भी देखिए क्या होगा बच्चों, dy/dx। इसको ऊपर ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 1 - x² -1/2। अब इसका अवकलन बच्चों होगा, ये किस अवकलन किस फार्मूले से होगा, तो dy/dx हम लोग पढ़ चुके हैं, x की पावर n x की पावर n-1। इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे और देखिए इसका अवकलन जो होगा ये कितना होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका d2y/dx² 1/2 और यहाँ से आएगा 1 - x² -1/2 -1। अभी तो हमने इतना ही किया है। अब आगे देखिए क्या होगा, अभी हमें इसका भी करना पड़ेगा श्रृंखला नियम से। तो श्रृंखला नियम से इसका कितना होगा, 1 - x²। तो अब बच्चों देखिए कितना आएगा, 1/2। इसको चाहें तो नीचे लिख लीजिए, 1 - x² 3/2 हो जाएगा और इसका अवकलन होगा -2x। ये इससे कट गया। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है y के पदों में मान। तो y के पदों में मान निकालने के लिए हमारे पास जो दिया गया था y बराबर cos इनवर्स x, तो x का मान हो जाएगा cos y। ये उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं। तो d2y/dx² बराबर 1/1 - cos² y हो जाएगा यहाँ पर, ये 3/2 और साथ में ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, -cos y। अब देखिए आगे क्या होगा बच्चों, ये निकल के आएगा -cos y 1 - cos² y sin² y हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मिल जाएगा cos y बटे
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम देखिए y के पदों में d2y/dx² का मान निकल आया है। अब ये हो गया आपका पहला उदाहरण। चलिए इसी प्रकार से आप दूसरे उदाहरण को आप करेंगे। तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा उदाहरण है बच्चों y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻n x, और हमें निकालना है d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny का मान 0, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा बच्चों, dy/dx मिलेगा, और a dy/dx ऑफ e⁻mx, फिर b dy/dx ऑफ e⁻nx। अब e⁻mx का जो अवकलन होता है बच्चों, ये हो जाएगा m e⁻mx। तो इसी सूत्र का उपयोग करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, a m e⁻mx, इसी तरीके से b n e⁻nx, ये बच्चों आ गया dy/dx। अब dy/dx का देखिए, अगर अब इसमें d2y/dx² भी है तो फिर से क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन कर दें। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए dy/dx, अब dy/dx यहाँ पर भी हम लोग कर लें, am dy/dx ऑफ e⁻mx और bn dy/dx ऑफ e⁻nx। तो यहाँ से देखिए बच्चों मिलेगा a m² e⁻mx, इसी तरीके से b n² e⁻nx, ये निकल के आ रहा है d2y/dx²। अब देखिए दोनों मान निकला है हमारे, एक ये निकला dy/dx का मान और ये निकला d2y/, दोनों के मान हमको क्या करने हैं, इस समीकरण में रखना है। तो देखिए रखते हैं, तो निकल के आ जाएगा a m² e⁻mx प्लस b n² e⁻nx माइनस m प्लस n dy/dx। तो dy/dx का मान हम लोगों ने निकाला है, ये रख लेते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा आपका am e⁻mx प्लस bn e⁻nx, और साथ में हमारे पास है प्लस mny। चलिए इसका मान देखते हैं कैसे निकलेगा। y का मान तो हमारे पास ये है, am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx। अब आगे देखते हैं, इसको गुणा करते हैं अंदर। तो माइनस am² e⁻mx मिल जाएगा और माइनस bn² e⁻nx मिलेगा, साथ में मिलेगा माइनस amn e⁻mx माइनस bmn e⁻nx, साथ में मिलेगा बच्चों mny। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए आ रहा है ये, इसमें से हम लोग कॉमन ले लें mn। तो mn अगर कॉमन लेंगे हम लोग माइनस के साथ, तो ये बनेगा आपका a e⁻mx माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻nx, और ये बचेगा mny। अब आप देखिए ये y की वैल्यू, तो ये भी y हो जाएगा आपका, तो माइनस mny प्लस mny, और ये कैंसिल आउट होके वैल्यू मिलेगी इसकी 0। इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 3 भी हो गया। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण नंबर आपका 4 है। y का मान दिया गया है 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x। तो दिखाना है d2y/dx² का मान 49y के बराबर होगा। चलिए इसको देखते हैं।
y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। अब निकालना हमें d2y/dx²। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा dy/dx, तभी निकलेगा d2y। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिल जाएगा बच्चों, देखिए dy/dx ऑफ y, यहाँ पर भी बच्चों जाएगा dy/dx ऑफ 500 e की पावर 7x प्लस dy/dx ऑफ 600 e की पावर माइनस 7x। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए। तो e की पावर 7x के बच्चों हो जाएगा 7 e की पावर 7x डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से 600 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए बच्चों, इसका अवकलन कितना होगा -7 e की पावर माइनस 7x। ये निकल के आ रहा है बच्चों dy/dx और हमें चाहिए d2y/dx²। तो क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः देखिए बच्चों क्या होगा इसका अवकलन। तो फिर से देखिए dy/dx ऑफ dy/dx, यही करेंगे हम लोग, बराबर 500 × 7 dy/dx ऑफ e की पावर 7x। अब आगे देखते हैं 600 - 7 dy/dx ऑफ e की पावर माइनस 7x। और देखिए कितना आ जाएगा 500, 7 फिर से आएगा तो 7² e की पावर 7x, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 600 और -7 फिर से -7 e की पावर माइनस 7x। तो आप देखिए 7² यहाँ भी मिलेगा 7², तो ये 49 बाहर आ जाएगा और ये 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर माइनस 7x। ये बच्चों किसका मान है, ये मान है y का। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 49y d2y/dx²। इस तरह से उदाहरण नंबर आपका जो NCERT का है ये 4, इसको इस तरह से करेंगे। इसी प्रकार से देखिए एक उदाहरण नंबर ये भी है आपका, इसको देख लेते हैं। उसके बाद बाकी आपको 2 करने हैं, उसको आप गृहकार्य भी समझ लीजिएगा या क्रियाकलाप, जो भी आपको समझना हो बच्चों। और ये है बच्चों y ये दिया है e की पावर y x + 1 बराबर 1 और हमें निकालना है बच्चों d2y/dx² का मान dy/dx के होल स्क्वायर के बराबर दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, e की पावर y इसको अलग अलग कर लीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि log ले लीजिए। log लेने पर ऐसे भी हो जाएगा, log लेने पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो log e की पावर y और log 1/x + 1, इसको लिखेंगे log 1 माइनस log x + 1 और ये हो जाएगा y log e। log e हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, y बराबर 0 माइनस log x + 1, तो y बराबर हो जाएगा माइनस log। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चों लिख लाए हम। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है इसका अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये अवकलन होगा तो ये तो हो जाएगा बच्चों dy/dx ऑफ y और यहाँ पर भी हो जाएगा dy/dx ऑफ log x + 1। तो ये निकल आएगा बच्चों -1/x + 1 और ये हो जाएगा dy/dx। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d2y/dx²। तो क्या करेंगे, यहीं पर देखते हैं, पुनः अवकलन करेंगे हम। पुनः अवकलन करने पर और क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए dy/dx ऑफ dy/dx और यहाँ से आ जाएगा माइनस dy/dx ऑफ 1/x + 1। हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ 1/x कितना होता है बच्चों,
माइनस 1/x²। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और देखिए कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा आपका -1/x+1 का, माइनस पहले से ही लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये मान किसका है, ये मान है देखिए 1/x+1 हम लोगों ने कहीं किया होगा ये, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। इस तरह से देखिए हमने आपको एक उदाहरण नंबर ये बताया, आपको एक ये बता दिया, ये बताया और ये, बाकी आपके लिए गृह कार्य है, आप इसको करेंगे और इसको करेंगे। इसी तरीके से करना। y2 का मतलब बच्चों d2y/dx² है और y1 का मतलब है dy/dx। इसको हल करिए, हल करने के बाद इसको इसमें देखिए आप, ये क्रियाकलाप है आपके लिए। आगे चलते हैं। आगे बच्चों देखिए इसके अनुप्रयोग हैं अवकलन के। इसमें है सबसे पहले रोले का प्रमेय। तो रोले के प्रमेय में बच्चों देखिए क्या है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि देखिए आप जैसा चित्र में देख रहे होंगे कि बिंदु A और बिंदु B पर फलन के मान बराबर हैं। तो जब बिंदु A और बिंदु B पर फलन के मान बराबर हैं तो उस A और B के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। जैसा आप देख रहे हैं इस हरी वाली लाइन को देख रहे होंगे कि ये देखिए क्या है, इस एक्स अक्ष के समांतर है बिंदु C पर। तो और FA और FB क्या है, दोनों के मान बराबर हैं A और B पर। तो सबसे पहली चीज़ इसको लगाने के लिए दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर एक कि पहली चीज़ तो फलन का मान जो होगा, आप देख रहे होंगे फलन का मान कैसा होगा, बंद अंतराल में सतत होना चाहिए फलन, और खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। खुले अंतराल का मतलब A और B के बीच में, क्योंकि A बिंदु पर और B बिंदु पर चेक नहीं करेंगे हम लोग। A बिंदु पर तो सतत देखा जा सकता है B बिंदु पर, लेकिन A और B के बीच में ही अवकलनीयता देखी जाती है। तो याद रखिएगा दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो फलन कैसा होना चाहिए, फलन आपका सतत होना चाहिए, किसमें, A B में जैसा है यहाँ पर। और दूसरा क्या है, फलन आपका A और B में जो ओपन इंटरवल जिसे कहते हैं, खुला अंतराल, इसमें अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, FA और FB का मान बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो कहता है देयर एग्जिस्ट C, तब एक C होगा जो A और B के बीच में ही होगा। जैसा देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर F' का मान कितना होगा, 0। F' 0 का मतलब क्या है, ये जो स्पर्श रेखा होगी ये एक्स अक्ष के समांतर होगी। ये रोली की प्रमेय है। कम से कम एक बिंदु हो सकता है। आप देखिए उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप जैसे यहाँ देखिए, आप ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए अगर ये A ले लिया जाए और ये B ले लिया जाए तो इस A और B पर फलन के मान भी देखिए क्या होंगे, FA और FB बराबर हैं। तो इनके बीच में देखिए दो बिंदु ऐसे मिलेंगे, C1 और C2, जहाँ पर स्पर्श रेखा देखिए समांतर है एक्स अक्ष के। इसका मतलब है कि F'C1 और F'C2 का मान कितना होगा बच्चों, 0। तो कम से कम एक बिंदु तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक से ज़्यादा मिल सकते हैं। आप ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, sin x का ग्राफ ले लीजिए। देखिए ये भी कैसा अवकलनीय ग्राफ है। यहाँ पर भी देखिए 0 समांतर रेखा है, यहाँ भी समांतर रेखा है, यहाँ भी समांतर रेखा है। इधर भी जाओगे तो यहाँ भी समांतर रेखा। तो बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे जहाँ पर F'C का मान 0 होगा। हमें देखना है कि अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ये है इसका रोले का प्रमेय। अब आगे देखते हैं इस पर अगली स्लाइड में मध्यमान की प्रमेय। मध्यमान की जो प्रमेय है बच्चों, इसमें रोली थ्योरम से थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर क्या होता था कि A और B पर FA और FB बराबर होते थे। यहाँ पर क्या होगा, FA और FB बराबर नहीं होंगे। तो जब FA और FB बराबर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए तो इस बिंदु और उस बिंदु के बीच की प्रवणता निकालेंगे। और प्रवणता क्या होती है बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, FB माइनस FA बटे B माइनस A, ये प्रवणता होती है। किसके बराबर होती है, dy/dx, या इसको हम लोग लिख सकते हैं F'X। x यहाँ पर क्या है देखिए, अब अगर देखिए इसके समांतर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें इस बिंदु पर, तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो किस बिंदु पर बच्चों हमने खींची है,
ये बच्चों हमने खींची है बिंदु सी पर। तो ये याद रखिएगा, ये आपका, इसे हम लोग कहते हैं लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय है, इसे हिंदी में भी कहा जा सकता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, FB और FA दोनों का मान बराबर नहीं है, जबकि ध्यान रखो अगर FB और FA बराबर हो जाते तो इसका मान कितना होता, इसका मान हो जाता है 0 और F' मान 0, तो इसका मतलब कहाँ निकल जाते हैं, फिर पीछे पहुँच जाते रोली की प्रमेय पर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, बाकी सारी कंडीशन वही होंगी। क्या कंडीशन होगी कि फलन को क्या होना पड़ेगा, एक क्लोज्ड इंटरवल में क्या होना पड़ेगा, उसके कंटिन्यूअस होना पड़ेगा और डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा ओपन इंटरवल में। लेकिन FA और FB वहाँ पर बराबर होता था, यहाँ पर FA और FB का मान बराबर नहीं होगा, बस इतना सा ही अंतर है। और जो बिंदु जो होगा आपका C, वो याद रखिएगा A और B के बीच में होता, और वहाँ पर भी ऐसा होता था कि उसमें भी A और B के बीच में ही होता था। अब आगे देखिए, इस पर कुछ उदाहरण करते हैं, रोलीज पर और मध्यमान पर, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसा पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि दिया गया है आपको fx का मान, fx बराबर x² प्लस 2x माइनस 8। जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये आपका एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण का जो वक्र होगा कुछ ऐसा ही होगा वक्र। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि x जो है बिलोंग कर रहा है -4 और 2 के बीच में। तो हमें पता है कि कोई भी बहुपद होगा वो हमेशा सतत होगा और अवकलनीय भी होगा। याद रखिएगा, बहुपद जो होगा सतत और अवकलनीय होगा। तो जब सतत और अवकलनीय होगा तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि क्या तीसरी जो शर्त थी, क्या FA और FB बराबर होंगे, तो निकाल लेते हैं बच्चों। f ऑफ -4 कितना होगा, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 -8, तो बच्चों आ जाएगा 16 -8 -8, इसका मान निकल आया 0। f ऑफ 2 का मान बच्चों निकालने कितना होगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 -8। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर f ऑफ -4 और f ऑफ 2 दोनों के मान बराबर हैं। इसका मतलब है कि कैसा हो जाएगा, ये अवकलनीय भी है, सतत भी है, और इसका मान भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में, ये जो कर्व है आपका, इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर क्या होगा, f' का मान 0 होगा। तो इसको जरा अवकल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा बच्चों 2x + 2, और f' मान लेते हैं बिंदु को, इसको 0 करते हैं बच्चों, तो वो निकल के आ जाएगा 2c + 2 = 0, तो c बराबर बच्चों आ जाएगा -1। क्या -1 इसके बीच में होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप नंबर लाइन देखिए तो ये -4 है, ये 2 है, तो -1 इसके बीच में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि -1 जो है ये -4, 2 को बिलोंग करेगा, इसलिए रोली की जो प्रमेय है इस पर लागू होगी। पहले वाला जो आपका पहला उदाहरण है इस पर लागू होगी। आपका गृह कार्य भी है बच्चों। अब दूसरा एक उदाहरण और बता रहे हैं, इसके 3 पार्ट हैं, इसमें से हम एक पार्ट बता दे रहे हैं आपको, और बाकी आपको पार्ट करने होंगे। तो देखिए पहला पार्ट क्या है बच्चों, fx बराबर स्टेप x दिया गया है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये स्टेप x है, और ये दिखाना है आपको fx बराबर स्टेप x, और कहाँ से x कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 5 और 9 के बीच में। ठीक है, अब आप देखिए जरा, स्टेप x जो होता है वो जितने भी इंटीजर वाले पॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो फलन है असतत है, और जब फलन असतत है तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। अगर चाहो तो आप देख लो, f ऑफ, ये भी तो फॉलो नहीं कर रहा, f ऑफ 5 का मान कितना होगा, 5, और f ऑफ 9 का मान कितना होगा, 9। तो देखिए f ऑफ 5 और f ऑफ 9 भी बराबर नहीं है। पहली चीज़, फलन असतत है, जब असतत होता है तो फिर अवकलनीय बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो फलन असतत होंगे वो अवकलनीय नहीं होते हैं। तो ये कैसा होगा,
यहाँ पर जो रोली की प्रमेय है ये लागू नहीं होगी इसके लिए। इसी प्रकार से दूसरा वाला है, आप कर लीजिएगा। तीसरा देखिए हम और देख के बता रहे हैं आपको, fx बराबर x² - 1। जैसा देख रहे हैं ये भी द्विघात समीकरण है, और जितने भी आपके बहुपद होंगे x² - 1 का तो ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए x² - 1 का ग्राफ है, 1 और 2 के, ये बच्चों होगा 1 और ये बच्चों होगा -1। 1 और 2 की बात कर रहा है, 2 यहाँ होगा, इसको अगर और आगे बढ़ा दें 1 और 2 के बीच में। अब देखिए क्या यहाँ पर रोली की प्रमेय लगेगी, देखते हैं। फलन कैसा है, फलन सतत भी होगा और अवकलनीय, दो चीज़ें तो होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि कैसा है ये बहुपद है, और बहुपद के लिए एक कंडीशन होती है कि हमेशा जो भी बहुपद वाले फलन होंगे हमेशा सतत होंगे और अवकलनीय होंगे। जरा तीसरी कंडीशन है f(1). f(1) का मान बच्चों कितना होगा, x² - 1 है तो रखें यहाँ पर, और f(2) कितना होगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि f(1) जो है f(3) के बराबर नहीं है। दो चीज़ें तो हो गई, दो शर्तें तो मान ली, फलन कैसा है, सतत भी है अवकलनीय भी है, लेकिन जो तीसरी शर्त है कि f(1) और f(3) बराबर नहीं है, इसलिए फलन कैसा होगा, ये फलन आपका इसमें अवकलनीय तो नहीं है, सतत तो नहीं, अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय और सतत हैं, लेकिन ये मान इसका बराबर नहीं है, इसलिए रोली की जो प्रमेय है इस पर लागू नहीं होगी। तो ये आपके एक उदाहरण आपका ये था, बाकी मैंने आपको इसमें 1 और 2 बता दिए, आपको एक वो करना है, ये गृह कार्य है आपके लिए। एक बच्चों और बता देते हैं आपको, ये उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये सब गृह कार्य आपके लिए हैं, ये करने हैं। ये कह रहा है कि एक फलन परिभाषित है -5 से 5 के बीच में, और जिसकी जो कोडोमेन है बच्चों वो रियल है, संतत फलन उसने कह दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है बच्चों f' किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, मतलब f' मान लेते हैं ये शून्य नहीं है, तो सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं, जब शून्य नहीं होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, LMVT, और LMVT में देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये लगा लेते हैं। इसमें होता है f' बराबर f(b), b मतलब 5 माइनस f(a) मतलब -5, फिर 5 माइनस -5। तो देखिए बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये f'(c), तो f(5) माइनस f(-5), 10 f'(c). उसने क्या कहा है, f' किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, f' का मान शून्य नहीं है। ये हो जाएगा f(5) माइनस f(-5) शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, f(-5) के बराबर कभी भी नहीं होगा। अब बच्चों क्या करना है आपको, ये एक उदाहरण दिया गया है, एक ये उदाहरण है आपको, ये आपको गृह कार्य है, इसको करिएगा। धन्यवाद।